Good morning, students. I am Dr. Sarita Khandelwal from Chemistry Department of GDC Government Girls College. स्टूडेंट, जैसा कि हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की 5th यूनिट में आने वाले केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनसे हमें क्या पता चलता है, हम उसकी स्टडी करेंगे। फिर हम वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जैसे ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। हम इनमें से आज ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात है जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, उसे हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड जहाँ रेट ऑफ लॉ का स्टडी करवाई थी, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही याद किया जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में एक समीकरण दिया जाता है जो कि मैंने बताया था कि रेट लॉ होता है, जिसे रेट इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कहते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के सी, जहाँ के तो रेट कांस्टेंट हो गया और सी इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे सी की पावर 1 है। इसका मतलब ये है कि ये देखिए आप, सी की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जो सी की जो घात है वो 1 है। तो सी के जो रिएक्टेंट है उसके संबंध में हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई। तो अभिक्रिया वेग का मान अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण में उन अणुओं के द्वारा निर्धारित होता है जिसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान चेंज हो रही है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी से प्रोडक्ट बन रहा है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल उन्हीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा जिनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज हो रही है। अगर ए की भी चेंज हो रही है, बी की भी चेंज हो रही है, सी की भी चेंज हो रही है, तो तीनों की कंसंट्रेशन चेंज पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, ट्वाइस N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो कितना आया, K N2O5 की पावर 1। यहाँ पे जो स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन है वहाँ पे 2 आ रहा है, जबकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या आ रही है, N2O5 की पावर 1। तो ये कैसे फ़र्क आया कि एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो N2O5 के संबंध में जो रेट ऑफ ऑर्डर है वो 1 है, ना कि 2 है। ये भी मैं रेट और लॉ है उसमें डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। तो स्टाइक्योमेट्री के अनुसार तो N2O5 के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं तब हमें पता चलता है कि N2O5 की सिर्फ फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो है ऊपर वाला एग्जाम्पल है N2O5 में, इसमें एक ही तरह का रिएक्टेंट था। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे H2 प्लस I2 इज इक्वल टू ट्वाइस HI। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि H2 के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है और I2 के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है। तो ये तो H2 और I2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया, लेकिन अगर मैं टोटल ऑर्डर की बात करूँ रिएक्शन के लिए तो वो क्या हो जाएगा, 2, 1 प्लस 1। तो अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है और उनके संबंध में ऑर्डर अलग अलग आता है, तो जो टोटल ऑर्डर होता है वो सारे अलग अलग रिएक्टेंट के संबंध में जो ऑर्डर होता है उसका टोटल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान चेंज हो रही है, उनका जो ऑर्डर होता है वही अभिक्रिया के ऑर्डर यानी कि कोटि का निर्धारण करता है। यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि ABC, इससे बना उत्पाद। ए का स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट है स्मॉल a, बी का स्मॉल b, सी का स्मॉल c। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी ये।
लेकिन ज़रूरी नहीं है ये ए बी सी जो है वो ये ए बी सी के बराबर ही हों, एक्सपेरिमेंटली ये अलग आ सकते हैं। तो जो टोटल ऑर्डर हो गया, मान लो कि ये एक्सपेरिमेंटली और जो स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन है उसमें सेम है, इस एग्जांपल में सेम लिया गया है, तो जो टोटल ऑर्डर हो जाएगा वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनके जो ऑर्डर आ रहे हैं उनका जो टोटल है वो रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। मान लो ए बी सी, इनकी वैल्यू एक एक हुई, तो एक प्लस एक, तो एन कितना हो गया 3। तो ये कितने ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, तृतीय ऑर्डर की रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आई बात समझ में बच्चों। तो मैं अगर कंक्लूड करूं तो मैं कह सकती हूँ कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो पहली तो बात तो प्रायोगिक द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है, एक्सपेरिमेंटल द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है। दूसरी बात है ये केवल उन्हीं रिएक्टेंट द्वारा निर्धारित की जाती है जिनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज हुई है। तीसरी बात ये हो गई कि हर एक रिएक्टेंट के संबंध में उसका ऑर्डर होता है और जो टोटल ऑर्डर होता है वो सारे रिएक्टेंट की जो सांद्रता में परिवर्तन का ऑर्डर होता है उसके समान होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ पे अभिक्रिया हो गई द्वितीय ऑर्डर की रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल में ए प्लस टू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गई 3। थर्ड एग्जाम्पल में 2a प्लस बी तो हो गई, यहाँ पे भी ऑर्डर क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जिस अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटली आया उस अकॉर्डिंग आपने देखा कि अभिक्रिया की कोटि टोटल ऑर्डर के बराबर होती है। मैंने जब रेट लॉ पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि अभिक्रिया की कोटि का क्या मान हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपसे कोई पूछे कि अभिक्रिया की कोटि का क्या क्या मान पॉसिबल है तो आपको ये सब पता होने चाहिए कि ये सब मान हो सकते हैं, भिन्न संख्या भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन का ऑर्थो हाइड्रोजन में, पैरा हाइड्रोजन का ऑर्थो हाइड्रोजन में गर्म करने पर जो चेंज होता है तो उसकी जो कोटि है वो क्या है 3/2। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, कोटि फ्रैक्शनल है। तो कोटि का मान, अभिक्रिया के ऑर्डर का मान कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी और कोटि में क्या, ऑर्डर में क्या अंतर होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको समझने से पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी और क्या होती है किसी रिएक्शन के लिए। बच्चों, हर रिएक्शन के लिए एक स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल, जब H2 और N2 से अमोनिया बनता है तो रिएक्शन लिखी जाती है N2 प्लस थ्राइज H2 इज इक्वल टू ट्वाइस NH3। तो जो किसी भी रिएक्शन के लिए जो एक स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन लिखी जाती है उसमें जितने अनुभाग ले रहे होते हैं वो उस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो मॉलिक्यूलरिटी का निर्धारण होता है वो जो है वो प्रायोगिक रूप से नहीं होता है बल्कि जो कैलकुलेटेड रूप से होता है। ये कैलकुलेटेड टर्म होती है। आपको जो स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है आप सीधे उसको देख के मॉलिक्यूलरिटी का निर्धारण कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो निर्धारण होता है वो प्रायोगिक तौर पे ही किया जा सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी का निर्धारण होता है वो प्रायोगिक तौर पे ना करके सैद्धांतिक तौर पे किया जाता है। जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है उसको देख के हम मॉलिक्यूलरिटी का निर्धारण कर सकते हैं। यदि अभिक्रिया में केवल एक अनुभाग ले रहा है तो हम उसे यूनिमॉलिक्यूलर, 2 भाग लेते हैं तो बायमॉलिक्यूलर, 3 भाग लेते हैं तो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। इससे हाई मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि एक साथ 4 मॉलिक्यूल कोलाइड करे, टकराएं, ये पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, H2O2 से H2O प्लस O बना तो यहाँ पे एक अनुभाग ले रहा है तो ये यूनिमॉलिक्यूलर, सेकेंड एग्जाम्पल में 2 अनुभाग ले रहे हैं तो ये बायमॉलिक्यूलर, और थर्ड एग्जाम्पल में 3 अनुभाग ले रहे हैं तो ये ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। तो ये आपने देखा कि सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन देखी और उससे आपने मॉलिक्यूलरिटी बता दी।
अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है तो उनके लिए क्या होता है, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर होती है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक ही स्टेप में H2 और I2 रिएक्शन करके ट्वाइस HI में कन्वर्ट हो गए, तो है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन बराबर होती है। लेकिन यदि अभिक्रिया एक रिएक्शन में नहीं, एक स्टेप में नहीं हो रही है, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू अलग अलग आती है। आगे आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे आती है। फॉर एग्जाम्पल, इथाइल एसीटेट के हाइड्रोलाइसिस की आप बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखी गई है जिसमें एस्टर वाटर से रिएक्ट करता है एसिडिक कंडीशन में और एसिड और अल्कोहल बना लेता है। ये रिएक्शन आप देखिए। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं मॉलिक्युलरिटी की, तो आपने बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको कौन से दो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, एस्टर और वाटर। तो आप आंख बंद करके इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या बता देंगे, 2 बता देंगे। अब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो प्रायोगिक तौर पे ये पाया गया कि जो रेट होती है उसके दौरान सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन में ही चेंज आता है, वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है। वाटर एज अ रिएक्टेंट ज़्यादा काम नहीं करता है, एज अ सॉल्वेंट उसका मेन रोल होता है। तो रिएक्शन के दौरान किसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है, वाटर की कंसंट्रेशन में। मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं आ रहा है तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो इस रिएक्शन का अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 1। मॉलिक्युलरिटी कितनी आई थी आपकी, 2। ऑर्डर कितना आया, 1, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में आया, एस्टर के रिस्पेक्ट में। वाटर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नहीं आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अलग अलग है। मॉलिक्युलरिटी तो 2 हो गई, लेकिन जो ऑर्डर है वो 1 हो गया। ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग होती है, और जैसे यहाँ पे आपका ऑर्डर 1 है, तो इन रिएक्शंस को स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर क्यों हो गया, क्योंकि वैसे देखने पे तो मॉलिक्युलरिटी 2 लग रही है, लेकिन जबकि ये है ना, ऑर्डर क्या है, वो 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल आ गया समझ में। बच्चों अब दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिसोसिएशन। आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख के क्या लग रहा है, मॉलिक्युलरिटी का जवाब दो बच्चों। सीधे सीधे आप कहेंगे 2 बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन है, क्योंकि N2O5 के 2 अणु पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि जब इसका एक्सपेरिमेंटल अध्ययन किया गया तो पाया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 है। तो ये भी कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन हो गई, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। ठीक है, आप देखिए एक कैसे हुआ, N2O5 से क्या बना, सबसे पहले N2O3 प्लस O2 बना, ये सबसे स्लो स्टेप है। और फिर क्या हुआ, फास्ट स्टेप क्या हुई, N2O3 से NO प्लस NO2 बना, फिर NO ने N2O5 से रिएक्शन करके ट्वाइस NO3 बना लिया। बच्चों इसमें सबसे स्लो स्टेप ये है, और ये आप आगे भी पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है, उसी के आधार पे अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है। तो स्लोएस्ट स्टेप में आप बताइए कि N2O5 के कितने अनुभाग ले रहे हैं। स्लोएस्ट स्टेप में N2O5 का 1 अनुभाग ले रहा है। तो प्रायोगिक तौर पे ये रेट ऑफ रिएक्शन की स्टेप्स निकाली और हमने देखा कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें जितने अनुभाग लेते हैं वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है। तो इसके आधार पे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, 1, जबकि मॉलिक्युलरिटी क्या आई थी, 2। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग हैं, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन में रेट डिटर्मिनिंग ऑर्डर वो स्टेप जो कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी से ऑर्डर निकालते हैं। तो आपने देखे कुछ एग्जाम्पल जिसमें आपने देखे कि किस तरह से ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होती है और किस तरह से कई रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं जो कि काफ़ी समझ में आने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉलिक्युलरिटी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयनों की संख्या को मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। मतलब बैलेंस इक्वेशन में जितने भी अणु भाग ले रहे हैं वो मॉलिक्युलरिटी कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु और आयनों की संख्या जिस
पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, और अभिक्रिया का वेग केवल उन्हीं कारकों पे, क्रिया कारकों पे निर्भर करेगा जिनकी सांद्रता रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान चेंज होगी, उनको ऑर्डर कहते हैं। यह एक कैलकुलेटेड टर्म है, इसे स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन या बैलेंस इक्वेशन से याद किया जा सकता है, जबकि जो ऑर्डर होता है उसका निर्धारण सिर्फ प्रायोगिक तौर पे ही किया जा सकता है। मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पूर्णांक होती है, 1 2 3 4, ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि ज़ीरो मॉलिक्यूल तो भाग नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर का मान पूर्णांक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। किसी भी अभिक्रिया को समझने के लिए बच्चों मॉलिक्यूलरिटी का कोई यूज़ ही नहीं होता है, मॉलिक्यूलरिटी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। कि इम्पॉर्टेंस किसकी होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसी से हमें अभिक्रिया की मैकेनिज्म का पता चलता है, वो एक प्रायोगिक मान है। वास्तव में अभिक्रिया कैसे हो रही है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पता चलता है, मॉलिक्यूलरिटी से नहीं पता चलता है। तो ये 4 डिफरेंस हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो स्टूडेंट अब हम अध्ययन करेंगे विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं का, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया का वेग क्रिया करने वाले अणु की सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है, या मैं ये कहूँ कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी शून्य पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क ही नहीं आता है। ऐसी अभिक्रियाओं को जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बना और इसका जो रेट कांस्टेंट है उसे हमने K0 लिया, तो इसका अगर मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालूंगी तो -dA/dt जो कि रेट होता है, ये रेट हो गई, रेट के लिए लिखते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है? रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट की पावर। रिएक्टेंट की पावर 0 है क्योंकि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो मैं ये लिख सकती हूँ, और ए की जगह मैंने उसकी कंसंट्रेशन ले ली सी ए का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इसकी पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1। तो ये जो CA की पावर 0 है इसे मैं 1 लिख सकती हूँ, तो रेट क्या हो जाएगी? K0, मतलब रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती है जिनमें रेट होती है वो क्रिया कारकों की सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये जो इस इक्वेशन बनी इसमें क्रिया कारक की सांद्रता आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो पहली चीज़ क्या पता चली आपको कि जो रेट है वो क्रिया कारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, या ये कहिए कि क्रिया कारकों की सांद्रता के 0 घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी चीज़ आपको एक बात समझ में आई देख के कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है। जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा वही रेट होगी। तो ये अभी तक हमने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जितनी बातें पढ़ी उसमें 2 चीज़ें समझ में आई। एक तो जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज़ निकल के आई कि जो रेट होती है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। अब हम इसकी रिएक्शंस का आगे अध्ययन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू K0। K0 क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। K0 हो गया वेग स्थिरांक। अगर मैं dt को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो हमारी इक्वेशन आ गई dx इज इक्वल टू K0 dt। dx/dt का जो dt है मैं उसको राइट हैंड साइड ले आई। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। dx का इंटीग्रेशन करने पर x मिलता है, K0 dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो K0 तो एक स्थिरांक है तो ये बाहर आ जाएगा, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, तो हमें क्या टर्म मिली? x इज इक्वल टू K0t प्लस c। ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे कि C क्या कहलाता है? एक समाकलन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, आपने अब देखा कि अगर मान लो t इज इक्वल टू 0 हो, मतलब
रिएक्शन शुरू ही नहीं है तो x इज इक्वल टू 0 होगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। x किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। अगर अभिक्रिया t इज इक्वल टू 0 पे हम देख रहे हैं तो रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। तो हमने उस केस में वैल्यू रख दी है अलग अलग उसकी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, k नॉट, t की वैल्यू है 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो हम c का मान अगर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? c जो x इज इक्वल टू के नॉट टी प्लस सी इक्वेशन थी उसमें हमने c की वैल्यू 0 रख दी, तो हमें क्या मिली? x इज इक्वल टू के नॉट टी। तो अगर मैं वेग स्थिरांक का मान निकालूं तो हमें क्या मिलता है? x अपॉन टी, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में समय का भाग देने पर वेग स्थिरांक हमें मिल जाता है। ये शून्य कोटि की रिएक्शन का इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन इक्वेशन अपन ने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल ली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि के नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है किसी भी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों की जब एक्स अपॉन आपने जब इसके लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन निकाली थी तो आई थी एक्स इज इक्वल टू के नॉट टी। तो x और t के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो एक सरल रेखा संबंध हमें प्राप्त होता है, जैसा कि आप में ग्राफ में दिखाई दे रहा है। तो ये जो सरल रेखा संबंध है ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता रहा है। तो सीधी रेखा आपको मिलती है, आपको ये चीज़ देखनी है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। अब हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। हाफ लाइफ के बारे में बात करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हाफ लाइफ होती क्या है। हाफ लाइफ किसी भी अभिक्रिया के लिए वह समय होता है जब रिएक्टेंट का आधा भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब अगर टोटल समय t लगता है तो जो हाफ लाइफ होगा वो t बाय हाफ होगा। इस t बाय हाफ वो समय होगा जब रिएक्टेंट आधा किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। मान लो टोटल फाइनली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है a, तो आपको जो अमाउंट बनेगा वो a/2 अमाउंट बन जाए। अब आप देखिए जो हाफ लाइफ है उसे t 1/2 या 0.5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि प्रारंभिक सांद्रता a, रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता a है तो t/2 में क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, t को तो t/2 कर दिया और x जो है वो कितना हो जाएगा? a/2, आधा कन्वर्ट हो गया ना प्रोडक्ट में। अब आप इसकी वैल्यू रख लीजिए, x इज इक्वल टू के नॉट इज इक्वल टू क्या था? x अपॉन टी, टी की जगह हाफ रख दीजिए, x की जगह a/2 रखेंगे तो आपका a अपॉन 2t के नॉट की वैल्यू आ जाएगी, या मैं कह सकती हूँ t हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? a अपॉन 2 के नॉट। तो जो t हाफ है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। अब इससे दो चीज़ें पता चल रही है कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है बच्चों? ए, तो ए के तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और तो आप देख सकते हैं कि ए के तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो रेट कांस्टेंट है उसके हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि के नॉट 0 आ रहा है। तो यहाँ आप टी हाफ के फॉर्मूले से आपको दो चीज़ पता चली कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रारंभिक सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी रेट जो टी हाफ है उतनी ज़्यादा होगी। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो इसका जो रेट कांस्टेंट है उसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी जो यूनिट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल लीटन इनवर्स टाइम इनवर्स होती है, जो कि मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट में पहले ही भी बता चुकी हूँ। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ट्वाइस NH3 N2 प्लस थ्राइस H2 में अगर टंगस्टन पे बनता है तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ट्वाइस NO2 अगर गर्म प्लेटिनम के तार पे बनता है तो भी ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर HI डिकम्पोज होके H2I2 बनाता है AU पर तो ये भी क्या है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो बच्चों आप एक चीज़ नोट करेंगे, अगर सॉलिड सरफेस पे कोई रिएक्शन हो रही है, सॉलिड कैटलिस्ट पे या किसी मेटल पे कोई रिएक्शन हो रही है और गैसियस रिएक्टेंट है आपके, तो जनरली वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है,
ठीक है। इसी तरह H2+Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में ट्वाइस HCl बनाते हैं। ये भी जो रिएक्शन है वो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं वो है एसीटोन की Br2 से रिएक्शन या एसीटोन की I2 से रिएक्शन। इन दोनों ही रिएक्शंस में जो Br2 और I2 के संबंध में जो अभिक्रिया का ऑर्डर है वो ज़ीरो है। मतलब Br2 और I2 की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया के दौरान चेंज नहीं होती है। रेट ऑफ रिएक्शन केवल एसीटोन की सांद्रता पर निर्भर करती है। बच्चों अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आए ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन को 80% पूर्ण होने में 160 मिनट का समय लगता है, तो वेग स्थिरांक का मान याद कीजिए। आपको पता है कि जो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, x/t। x क्या हो गया आपका 0.8 हो गया, क्योंकि 80% रिएक्शन हो चुकी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/100 करेंगे तो 0.8 हो जाएगी। और जो टाइम है आपका वो 160 है, तो k0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/200 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये भी आपने देखा कि अगर आपको x की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है, तो आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसको 40% पूरा होने में 120 सेकंड लगते हैं। तो 200 सेकंड बाद अभिकारक की कितनी सांद्रता मिलेगी। आपको बच्चों जो पहले 40% पूर्ण होने में 120 सेकंड लगते हैं, आपको उससे क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह। अगर 40% पूर्ण हो गई तो x की वैल्यू हो गई 0.4 और टाइम की रख दी आपने 120, तो आपको क्या आ जाएगा, k0 की वैल्यू आ जाएगी। आप इस k0 की वैल्यू करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपको एक बार k0 की वैल्यू पता चल गई तो किसी भी रिएक्शन के लिए k0 की वैल्यू फिक्स होती है। तो दूसरी बार आप क्या करेंगे, x = k0 t फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें x आपको दे रखा है और सॉरी x आपको निकालना है, t दे रखा है 200 सेकंड, और जो k0 की वैल्यू आई ऊपर से उसको आप रख देंगे। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा कि 33.3% आपका रिएक्टेंट बचेगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। आज आपने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उनमें डिफरेंस पढ़ा, और फाइनली आपने ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटेल में पढ़ा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।